नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चक्रधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंडों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आर्थिक विकास से संबंधित मापदंडों के बारे में बताया। कुछ मापदंड बच गए थे। इस वीडियो में हम लोग उन्हीं मापदंडों पर प्रकाश डालेंगे। इससे पहले के वीडियो में आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंडों के अंतर्गत हम लोगों ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार के बारे में अध्ययन किया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का मापदंड है कैसे, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का मापदंड है कैसे, और आर्थिक कल्याण उसको किस प्रकार आर्थिक विकास का मापदंड माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो और मापदंड बच रहे हैं उन मापदंडों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो हमारे मापदंड छूट गए थे आर्थिक विकास से संबंधित। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने व्यावसायिक संरचना को भी आर्थिक विकास का एक मापदंड या सूचक माना है। व्यावसायिक संरचना का मतलब क्या है? व्यावसायिक संरचना का मतलब है कि किसी भी देश की जो कार्यशील जनसंख्या है उस कार्यशील जनसंख्या का वितरण उत्पादन क्रियाओं में किस प्रकार है। कार्यशील जनसंख्या का वितरण उत्पादन क्रियाओं के अंतर्गत जो होता है वही उस देश की व्यावसायिक संरचना कहलाती है, क्योंकि वही कार्यशील जनसंख्या उस देश के उत्पादन में सहयोग करती है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत सारी उत्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। तो हम लोग इसे कुछ भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो कोलिन क्लार्क हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अर्थव्यवस्था के विकास और उसके व्यावसायिक ढांचों के बारे में उन्होंने बताया है, और उन्होंने उत्पादन क्रिया को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा है। 3 वर्गों में देखिएगा कि पहला वर्ग है प्राथमिक वर्ग, या हम लोग इसे प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं। दूसरा है द्वितीयक वर्ग, या इसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कह सकते हैं। तीसरा वर्ग जिसे तृतीयक क्षेत्र भी हम लोग कह सकते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में व्यावसायिक संरचना का वितरण किस प्रकार है। अभी वर्तमान में तो चौथे क्षेत्र की भी बातें आती है। आप लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में रिसेंट अपडेट पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको 4th सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी दिखाई पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोलिन क्लार्क ने जो उत्पादन क्रियाओं को जो 3 भागों में विभाजित किया था, उसमें हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने किन किन कार्यों को रखा था, जिसमें आप देखिएगा कृषि से संबंधित कार्य, मछली पकड़ना, जंगली उत्पादों का प्रयोग करना, जंगली वस्तुओं को प्राप्त करना, यानी कि जंगल से संबंधित, वानिकी से संबंधित जो भी उत्पादन क्रियाएं हैं वो भी इसमें आती हैं। द्वितीयक वर्ग के अंतर्गत उन्होंने जो भी विनिर्माण कार्य है, जैसे खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य और लोगों से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, या गैस या बिजली का उत्पादन, इसको उन्होंने रखा है। तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने दूसरे सभी कार्यों को लिया है, जैसे यातायात, वितरण, लोक प्रशासन एवं मनोरंजन, इन चीज़ों को उन्होंने लिखा है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब व्यावसायिक संरचना को आर्थिक विकास के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ ये ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है
कि आर्थिक विकास की किस अवस्था में और उत्पादन क्रियाओं में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण किस ढंग से है, किस क्षेत्र में कितनी कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है। जैसे माना जाता है कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगे रहता है। जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता है तो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए लोग धीरे धीरे द्वितीयक क्षेत्र में उनकी संख्या बढ़ने लगती है और फिर द्वितीयक क्षेत्र से धीरे धीरे कार्यशील जनसंख्या का अधिक अनुपात तृतीयक क्षेत्र में कार्य करने लगता है, या राष्ट्र आय का अधिक हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र से पहले मिलता था वो कम होकर फिर द्वितीयक क्षेत्र से, फिर उससे तृतीयक क्षेत्र से अधिक मिलने लगेगा, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या का जितना ज़्यादा हिस्सा जिस भाग में रहेगा उत्पादन में उतनी अधिक उस क्षेत्र की वृद्धि होगी और उस क्षेत्र से उतने अधिक आय की प्राप्ति होगी। तो इस तरह ये भी देखा जाता है कि एक देश में किस क्षेत्र से कितने अधिक आय की प्राप्ति हो रही है, कितनी अधिक आय प्राप्त हो रही है। तो यहाँ ये मान लिया जाता है कि जैसे जैसे किसी भी देश में आर्थिक विकास होता जाता है उस देश में जो है व्यावसायिक संरचना का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें चेंजेस होने लगता है। प्राथमिक क्षेत्र से लोग घटने लगते हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा जाने लगते हैं और वहाँ से राष्ट्र आय अधिक प्राप्त होने लगता है। जैसे इस संबंध में हम लोग देखेंगे कि कोलिन क्लार्क ने क्या कहा है। उनके शब्दों में हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का उच्च स्तर सदैव उनकी जनसंख्या के अधिक अंश के तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत होने से संबंधित है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होना कार्यरत जनसंख्या के सेवा क्षेत्र में कम अनुपात और प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न अधिक जनसंख्या का द्योतक है। ये कोलिन क्लार्क ने कहा है। यहाँ उन्होंने ज़्यादा फोकस क्या है, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या का अधिक अंश यानी कि जनसंख्या का अधिक भाग अगर तृतीयक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, तृतीयक क्षेत्रों से संबंधित है, तो इसका मतलब है आर्थिक विकास हो रहा है। और अगर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अगर कम है और जो सेवा क्षेत्र जिसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं वहाँ पर कम अनुपात में जनसंख्या काम कर रहा है और जनसंख्या का अधिक भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं हुआ है। तो कोलिन क्लार्क के अनुसार आर्थिक विकास तब होगा जब प्राथमिक क्षेत्र से धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होने लगेगी और धीरे धीरे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, कार्यशील जनसंख्या उन क्षेत्रों में जाने लगती है, तब हम लोग कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। इस संबंध में प्रोफेसर फिशर का कहना है कि प्रत्येक उन्नतशील अर्थव्यवस्था में रोजगार और विनियोग का मूल प्राथमिक क्रियाओं से सब प्रकार द्वितीयक क्रियाओं में और उनसे भी अधिक तृतीयक क्रियाओं में सतत स्थानांतरण होता है। फिशर ने भी कहा है कि जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्र से यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की ओर, फिर द्वितीयक क्षेत्र से वो धीरे धीरे करके तृतीयक क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होते जाएगा। रोजगार और विनियोग में भी परिवर्तन हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा रोजगार और विनियोग द्वितीयक क्षेत्र में होने लगेगा और फिर द्वितीयक क्षेत्र से फिर आगे बढ़ के तृतीयक क्षेत्र में रोजगार और विनियोग अधिक होने लगेगा। तो वैसे वैसे वहाँ पर आर्थिक विकास जो है वो होते जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास को समझाती है। तो इस तरह से जो व्यावसायिक संरचना है, व्यावसायिक संरचना के आधार पर भी आर्थिक विकास की माप की जा सकती है कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक मापदंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता अभिसूचक इसको भी आर्थिक विकास का मापदंड उन्होंने माना है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि उनका ये मानना है कि जो मानव
का जो विकास होगा या जो समुदाय का जो विकास होगा वो मुख्य रूप से जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खुराक यानी कि भोजन, आवास, तो इन मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर में ये मुख्य रूप से निर्भर करती है। अगर लोगों में बेरोजगारी है तो वहाँ पर निर्धनता होगी, और निर्धनता है तो वहाँ पर असमानताएं होंगी। तो अगर किसी भी देश में बेरोजगारी, निर्धनता और असमानता है तो वहाँ आर्थिक विकास नहीं हुआ है। अगर बेरोजगारी, निर्धनता और असमानता में धीरे धीरे कमी होने लगेगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस देश में धीरे धीरे आर्थिक विकास हो रहा है। यही डिडलेसियार्स का भी कहना है। उन्होंने ये माना है कि सबसे जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पेयजल है, भोजन है और आवास है, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं अगर समाज के सभी लोगों को प्राप्त होती है तो इससे क्या होगा, समाज के लोगों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और गरीबी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जो पेयजल, भोजन, आवास है, तो इन सब चीज़ों का जो सीधा संबंध है, जो प्रत्यक्ष संबंध है, वो मानव संसाधन के विकास से, जो हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर लोगों को मिल जाती है तो इससे क्या होगा, उनका विकास होगा, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। जब उनकी उत्पादकता बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, गरीबी कम होने लगेगी, क्योंकि उत्पादकता बढ़ने से उनका आय जो है वो बढ़ने लगेगा, और जब धीरे धीरे आय बढ़ने लगेगी तो उससे गरीबी जो है वहाँ पर कम होने लगेगा। तो इस तरह से एक देश में भी जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, भूमिहीन जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो शहरी गरीब लोग होते हैं, शहरों में भी बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, तो इनको अगर सही मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं की जाती हैं तो इनकी उत्पादकता नहीं बढ़ती। तो इसलिए इससे क्या होगा कि उनकी जब उत्पादकता नहीं बढ़ती, क्योंकि वे गरीब हैं, तो कार्य करने की इच्छा होते हुए भी उनके पास में भौतिक संसाधन नहीं होता है, जिसके कारण उनकी उत्पादकता जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र अधिक हैं, भूमिहीन लोग ज़्यादा हैं या शहरी गरीब लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं वो उपलब्ध करा पा रही है कि नहीं। तो ये सूचक है आर्थिक विकास का। अगर उन क्षेत्रों में भी मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाया जा रहा है तो आर्थिक विकास हो रहा है। अब धीरे धीरे समय बीतने गया और लोगों का जो सोच है उसमें भी परिवर्तन होने लगे। अब मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी लोग जीवन प्रत्याशा के बारे में सोचने लगे। शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर, ये सब भी जो सामाजिक सूचक है, इनको भी ध्यान दिया जाने लगा आर्थिक विकास के लिए। क्योंकि जब हम लोग मानव विकास की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने से ही ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके साथ साथ जैसे अभी हम लोगों ने कहा, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर में भी वृद्धि होना बहुत ही जरूरी है। सामाजिक सूचकों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सूचकों को आगत और निर्गत के रूप में व्यक्त किया है। पहले इनपुट देना पड़ेगा यानी कि आगत, उसके बाद धीरे धीरे करके निर्गत होगा यानी कि आउटपुट होगा। तो हम लोग देखते हैं उन्होंने इनपुट के अंतर्गत किसको किसको रखा है, जिसमें इनपुट के अंतर्गत यानी कि आगत के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि जो पौष्टिकता है यानी कि पौष्टिक भोजन है वो होगा, जो सरकार को इनपुट के रूप में उपलब्ध कराना है। फिर स्वास्थ्य की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, अस्पताल में बेड कितने हैं, और फिर जनसंख्या यानी कि कितनी जनसंख्या के पीछे कितने डॉक्टर हैं, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखने के लिए, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए, ताकि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रह सके। अगर पौष्टिक भोजन मिलता है, अस्पताल सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है और सही डॉक्टर की संख्या होती है लोगों को पेशेंट करना मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए,
तो इससे लोग स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और जब जनसंख्या का अधिक भाग स्वस्थ जीवन जी पाएगा तो फिर उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्वस्थ जीवन जीने से उनकी जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने लगेगी। और उसका दूसरा आउटपुट यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा कि शिशु मृत्यु दर में भी कमी होने लगेगी, और इसके साथ साथ मृत्यु दर में भी कमी होने लगेगी, क्योंकि लोगों को जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में ये जो सामाजिक सूचक हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, इनको भी मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत लिया जा रहा है, मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत लिया जा रहा है, क्योंकि गरीबी को दूर करने के लिए इन सामाजिक सूचकों का भी, या हम लोग कह सकते हैं कि इन मूलभूत आवश्यकताओं का भी होना ज़रूरी है। इनके माध्यम से जो है वो गरीबी को कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जिन मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या भोजन है, पेयजल है, जीवन प्रत्याशा जो है, तो ये डायरेक्ट और तुरंत रिजल्ट देता है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है तो उसका आय बढ़ेगा, आय बढ़ने से उसका गरीबी जो है वो कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो इस तरह से देश का आर्थिक विकास होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में हम लोग बात किए, तो ये मूलभूत आवश्यकताएं जो है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ही गरीबी को दूर करने में और आर्थिक विकास करने में मदद करता है। यह हम लोग ये भी देखते हैं कि जो राष्ट्र आय में जो वृद्धि है या प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है वो भी गरीबी को कम करने में मदद करता है, लेकिन वो थोड़ा सा धीरे धीरे उसको टाइम लगता है। लेकिन अगर जो हम लोगों ने प्रत्यक्ष सूचकों के बारे में हम लोग बात किए, जो सामाजिक सूचकों के बारे में बात किए, अगर ये अच्छा होता है तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उत्पादकता, जब प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ेगी तो इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, मानव संसाधन का विकास होने लगेगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हिक्स और स्ट्रीटन ने जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत जो आवश्यकता है उसको 6 सामाजिक सूचकों के आधार पर उन्होंने इंडिकेट किया है, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला है जो मूल आवश्यकता के अंतर्गत सबसे पहला है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के अंतर्गत उन्होंने रखा है कि जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा कितनी है। दूसरा जो मूलभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा, और शिक्षा को किस सूचक के रूप में मापा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार कितना दाखिला हो रहा है, यानी कि साक्षरता की दर कितनी है, ये चीज़ है। तीसरा जो मूल आवश्यकता है वो है खाद्य है, उसको जिस सूचक के माध्यम से जाना जा रहा है वो है प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति, यानी कि प्रति व्यक्ति को जितना कैलोरी प्रतिदिन चाहिए उतना कैलोरी उसको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो चौथा मूल जो आवश्यकता है वो है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि शिशु मृत्यु दर कितना है और पीने योग्य पानी तक जनसंख्या के कितने प्रतिशत की पहुंच है, यानी कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत को पीने योग्य पानी मिल रहा है और शिशु मृत्यु दर कितनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मूल आवश्यकता है, जो 5वीं मूल आवश्यकता है वो है स्वच्छता। तो स्वच्छता का सूचक कैसे पता चलता है, शिशु मृत्यु दर तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत। शिशु मृत्यु दर, जब स्वच्छता अधिक रहेगा, साफ पीने का पानी मिलेगा तो शिशु मृत्यु दर कम होती है, और साफ सफाई स्वच्छता तक जनसंख्या का पहुंच कितना है। और छठा जो मूल आवश्यकता है, उस छठा मूल आवश्यकता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आवास। तो आवास का तो कोई सूचक नहीं है, आवास तो खुद ही एक सूचक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आय वृद्धि के लिए
और गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का कितना महत्व है। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित विषमताओं को कम किया जाएगा तो बेरोजगारी भी कम होगी, गरीबी भी कम होगी। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं कि आर्थिक विकास की माप जो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में किया, कुछ सूचकों के बारे में किया। तो इसके संबंध में ये कहना है कि अगर ये मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हो रही है किसी देश की जनसंख्या को और ये सूचक में उनका जो रीडिंग है वो अच्छा है, तो उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस तरह से किसी भी देश में आर्थिक विकास की माप जो है वो इन सूचकों को, इन सामाजिक सूचकों के अंतर्गत या मूलभूत आवश्यकता से संबंधित सूचकों के अंतर्गत भी जाना जा सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जो आर्थिक विकास का सूचक लिया है वो है भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक, जिसको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं, PQLI। ये भी एक मापदंड है आर्थिक विकास को जानने का। तो ये जो PQLI है तो इसका विकास किसने किया है? मॉरिस डी मॉरिस ने जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर, इन 3 मदों को लेके उन्होंने भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण जो है वो 1977 में किया है। इस आधार पर उन्होंने 23 विकसित और विकासशील देशों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो उन्होंने 3 मदों को जो लिया है, जैसे जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और शिशु दर, अगर इन 3 मदों में लगातार विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, 3 मदें अच्छी हो रही है, इन मदों का लाभ लोग उठा पा रहे हैं, तो वहाँ पर आर्थिक विकास हो रहा है, ये माना जा सकता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि मॉरिस ने इन 3 सूचकों के बारे में क्या कहा था और ये किस तरह के रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। तो मॉरिस ने जो पहला सूचक कहा था वो है जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर में उच्च ऋणात्मक सहसंबंध होता है। ऋणात्मक सहसंबंध यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जैसे अगर जीवन प्रत्याशा अधिक है तो शिशु मृत्यु दर कम होगा, ये है। दूसरा, उन्होंने शिक्षा और शिशु मृत्यु दर में भी ऋणात्मक संबंध के बारे में बात की थी, यानी कि शिक्षा अगर अधिक होती है तो शिशु मृत्यु दर कम होगा और शिक्षा कम है तो शिशु मृत्यु दर अधिक होगा। इसी प्रकार मॉरिस ने शिक्षा और जीवन प्रत्याशा में उच्च सहसंबंध को व्यक्त किया था, यानी कि व्यक्ति की शिक्षा अगर अधिक है तो उसकी जीवन प्रत्याशा भी अधिक होगी। तो इस तरह उन्होंने ये इन तीनों के बारे में उन्होंने संबंध बताया था। आगे मॉरिस ने ये भी कहा था कि PQLI और प्रति व्यक्ति आय में जो संबंध है वो हमेशा सही कैलकुलेशन नहीं देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि कुछ देशों में PQLI का रीडिंग अच्छा था, लेकिन वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय था वो कम था। कहीं कहीं पर PQLI का जो रीडिंग था, जो डेटा था वो कम था, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अधिक था। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो PQLI के द्वारा जो रिजल्ट आते हैं वो और प्रति व्यक्ति आय दोनों एक दूसरे से संबंधित हो, तो ये भी है। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि PQLI को अगर हम लोग आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं तो इसके संबंध में भी कुछ सीमाएं हैं जो इसे सूचक मानने के लिए थोड़ा सोचने पर हमें मजबूर करती है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि PQLI जो है वो मूल आवश्यकताओं को केवल एक सीमा तक ही माप सकता है, क्योंकि जो उसने सूचक लिया है उसी सूचक को माप सकता है। उसके अतिरिक्त दूसरे सूचक हैं तो इसकी माप वो नहीं करता है। तो किस तरह से हम लोग आर्थिक विकास को कंप्लीटली जान पाएंगे, क्योंकि ये सभी सूचकों का कैलकुलेशन ये नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो PQLI जो मापदंड है ये सामाजिक
और आर्थिक ढांचे में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो इन परिवर्तनों को ये सही रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये सिस्टमेटिकली आर्थिक विकास की माप को ये प्रस्तुत नहीं कर पाता है। फिर हम लोग यहाँ आगे देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो 3 सूचक लिए गए हैं, केवल वही 3 सूचक ही किसी भी व्यक्ति के जीवन की भौतिक गुणवत्ता को व्यक्त नहीं करते हैं। इन 3 सूचकों के अलावा भी और दूसरे सूचक होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की भौतिक गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो आलोचक लोग हैं उन्होंने इस आधार से भी इसकी आलोचना की है कि PQLI जो है ये कुल कल्याण को नहीं मापता है। PQLI कुल कल्याण को मापने में असमर्थ रहता है। तो इस तरह हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि PQLI जो है ये सही मायने में आर्थिक विकास को मापने में सक्षम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि जो भी पिछड़े हुए देश हैं या जो भी अल्प विकसित देश हैं, उन देशों की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, तो इन स्थितियों को जानने में भी PQLI बहुत मदद करता है। ये बता सकता है कि किसी भी देश की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति किस प्रकार है, तो उस आधार से वहाँ के लोगों के लिए सरकार की नीतियाँ किस ढंग से होनी चाहिए, सरकार की योजनाएं किस ढंग से होनी चाहिए। ये PQLI उन संकेतों की ओर भी प्रकाश डालता है जहाँ पर सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, सरकार को उस ओर कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि PQLI जो है, इसके जो सूचक है वो उन रास्तों को प्रकाशित करता है जहाँ पर जिन रास्तों पर सरकार को आगे बढ़ के उन रास्तों पर सुविधाएं प्रदान करके वो आर्थिक विकास को और बेहतर बना सकते हैं या हमारे देश को आर्थिक विकास की पटरी की ओर वो आगे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार PQLI निर्देशित करता है कि आर्थिक विकास को शीघ्र किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जो दूसरा सूचक लिया है वो है क्रय शक्ति समता सूचक। क्रय शक्ति समता सूचक क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स, जिसको PPP भी हम लोग कहते हैं। तो आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में क्रय शक्ति समता सूचक का भी प्रयोग किया जाता है। अब इस सूचक का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था, और अभी जो हम लोग को क्रय शक्ति समता सूचक जो है ये विभिन्न देशों में लोगों के रहन सहन की स्तर की तुलना करता है, और तुलना करके इसको व्यक्त करने का जो जिम्मा होता है वो विश्व बैंक के पास होता है। विश्व बैंक ये बताता है कि किसी देश की क्रय शक्ति समता सूचकांक PPP इंडेक्स जो है वो कितना है, वो बताने का काम करता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो ये क्रय शक्ति समता विधि जो है इसके अंतर्गत होता क्या है। तो क्रय शक्ति समता विधि के अंतर्गत किसी देश की जो सकल राष्ट्र आय है उसको किसी पूर्ण निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर न व्यक्त करके उस देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है कि उस देश के अंदर में मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी है, उसके आधार पर उसको व्यक्त किया जाता है। और विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के माप व इसमें उन विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना भी की जाती है क्रय शक्ति समता स्थापित करके। वो देखती है कि कौन देश क्रय शक्ति के मामले में ऊपर है और कौन देश क्रय शक्ति के मामले में नीचे है। जैसे क्रय शक्ति समता स्थापित करने की जो विधि है हम लोग इसे एक उदाहरण से मान सकते हैं। मान लीजिए कि X और Y दो देश हैं। X का घरेलू उत्पाद जो है वो 30,000 है, तो Y देश का घरेलू उत्पाद जो है वो 35,000 है।
इन दोनों देशों में अलग अलग मुद्राओं का प्रचलन है, तो इस तरह से हम लोग इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इनकी तुलना के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक इकाई में बदलना होगा। और एक इकाई में बदलने का एक सरल तरीका क्या है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में इसको कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत हम लोग इससे डॉलर में हम लोग को बदल सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि $1 बराबर 50 उस देश की मुद्रा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, एक्स देश की जो आय रहेगी, प्रति व्यक्ति आय रहेगी, वो $600 हो जाएगा, और वाई देश की जो प्रति व्यक्ति आय रहेगी वो $700 होगी। तो इस स्थिति में हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक्स देश की तुलना में वाई देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, और वाई देश के लोगों का रहन सहन जो है वहाँ पर अधिक ऊपर है। तो इस तरह हम लोग डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर को माप सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन जब हम लोग $1 में इसको व्यक्त करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस देश का जो उपभोग है उसका सही चित्र प्रस्तुत करे और सही मायने में ये पता कर सके कि किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है और किस देश का प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी देश का जो रहन सहन का स्तर है वो उस देश की लोगों की वास्तविक आय पर निर्भर करती है। अब अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों देशों की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसमें डॉलर की क्रय शक्ति समान नहीं है, तो उस समय भ्रामक निष्कर्ष हमारे निकलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि एक्स देश में $1 की क्रय शक्ति 20 वस्तु या सेवाओं की इकाई के बराबर है, और वाई देश में $1 की क्रय शक्ति 10 वस्तुओं व सेवाओं की इकाई के बराबर है। तो इस प्रकार अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं तो वास्तविक रूप में चेंज करने पर क्या मिलेगा कि एक देश का प्रति व्यक्ति, एक्स देश का प्रति व्यक्ति आय जो है वो 12,000 वस्तुएं और सेवाएं हो जाएगी, और वाई देश का प्रति व्यक्ति आय जो है वो 7,000 वस्तुएं एवं सेवाएं हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ क्या रिजल्ट निकलता है, यहाँ क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है कि वाई देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है और एक्स देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है वो अधिक है। तो इस तरह से बहुत ही भ्रामक रिजल्ट निकलता है। इसलिए सही रिजल्ट आने के लिए अर्थशास्त्रियों ने क्या उपाय किया है, उन्होंने एक ऐसा उपाय किया है कि क्रय शक्ति समता को बताने का कार्य जो है वो विश्व बैंक करेगा, और क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व बैंक ये बता देता है कि किस देश की क्रय शक्ति क्षमता कितनी है और वो देश विश्व में किस स्तर पर है। अब जैसा कि क्रय शक्ति समता के आधार पर हम लोग देखते हैं कि भारत जो है अभी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के ये सामने आ रही है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्रय शक्ति समता को भी आर्थिक विकास का एक मापदंड के रूप में माना जा सकता है, लेकिन अधिकांश जो भी अर्थशास्त्री हैं वो लोग इस क्रय शक्ति समता सूचकांक को आर्थिक विकास का माप का एक अच्छी विधि नहीं मानते हैं। ये भी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी आधुनिक अर्थशास्त्री है उन्होंने आर्थिक विकास का माप करने के लिए अगला मापदंड क्या प्रस्तुत किया है। तो अगला मापदंड जो उन्होंने प्रस्तुत किया है वो है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ये जो सूचकांक है इसको सबसे पहले किसने विकसित करने का प्रयास किया, वो है महबूब उल हक ने। इन्होंने इस दिशा में सबसे पहला प्रयास किया इस इंडेक्स को बनाने के लिए। उनके कहने पर
जो नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति प्रोफेसर A.K. सेन और प्रोफेसर सिंगन हंस हैं। तो उनके नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास किया। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, ये इस मान्यता पर आधारित है कि किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग की उस राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति है, यानी कि जिस राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं वे लोग उस राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति है। और आर्थिक विकास का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य है कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना जिसमें लोग जो हैं वे लंबे, स्वस्थ एवं सृजनात्मक जीवन का आनंद ले सके। और सृजनात्मक जीवन यानी कि खुशहाली के साथ में वो लोग जी सके। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मानव विकास जो सूचकांक है, इन मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत उन्होंने 3 मापदंडों का प्रयोग किया है। और वो 3 मापदंड कौन कौन से हैं, जिसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि HDI में कैलकुलेशन कितना आता है। तो HDI का यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो पहला मापदंड है वो है दीर्घायु दैट मीन्स जीवन प्रत्याशा। एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा कितनी है? जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कम से कम ये कितना दिन जिएगा या अधिक से अधिक ये कितना दिन जिएगा, इसके बारे में गणना की जाती है। जैसा वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र द्वारा जो न्यूनतम जीवन प्रत्याशा दी गई है वो आपका 25 वर्ष और अधिकतम 85 वर्ष है। तो इस तरह से HDI का जो पहला सूचक है वो है जीवन प्रत्याशा, या हम लोग इसे दीर्घायु भी बोल सकते हैं। दूसरा सूचक क्या है? दूसरा सूचक है शैक्षणिक उपलब्धियाँ। शैक्षणिक उपलब्धियों के अंतर्गत 2 चरणें ली जाती हैं। और सबसे पहला चरण जो है वो है प्रौढ़ साक्षरता दर और दूसरा है सकल नामांकन दर। प्रौढ़ साक्षरता दर के अंतर्गत में ये देखा जाता है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 100 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, उसे प्रौढ़ साक्षरता दर कहा जाता है। सकल नामांकन दर क्या है? सकल नामांकन दर में हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या का वह भाग जिसका नामांकन प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या उच्च विद्यालय या विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हुआ है, तो ये सारे नामांकन दर यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो सकल नामांकन दर है यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, किसी भी देश का ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन दर जितना अधिक होगा उतना ही अधिक उस देश में जो है वो जीवन प्रत्याशा उसकी अधिक होगी। क्योंकि हम लोग पहले भी देखे हैं कि जो शिक्षा जो है वो जीवन प्रत्याशा या लाइफ स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है। तो सकल नामांकन दर जितना अच्छा रहेगा उस देश का लाइफ स्टैंडर्ड या जीवन स्तर जो है वो उतना अच्छा हो पाएगा। तो ये एक सूचक है। दूसरा सूचक हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जीवन स्तर को डॉलर में कन्वर्ट करके जो क्रय शक्ति क्षमता जो है यानी कि परचेजिंग पावर पारिटी यानी कि PPP के आधार पर प्रति व्यक्ति का GDP ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि HDI का जो सूचकांक है, इस सूचकांक का जो निर्माण है वो 2 चरणों में होता है। पहला है प्रासंगिक सूचकांक का निर्माण और दूसरा है तीनों सूचकांक का सरल औसत लेना। तो इस तरह से इसका 2 मेथड के द्वारा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो HDI है, तो HDI की जो संभाव्यता सूचक जो है, जो शिक्षा है, या हम लोग देखते हैं कि उसका जो GDP जो है, ये सबका एक सरल औसत सूचक के रूप में जो टोटल निकलता है उस टोटल को फिर 3 से भाग दे दिया जाता है।
3 से भाग देने के बाद में जो इसका रिजल्ट निकलता है, यानी कि उसका एवरेज लिया जाता है, तो उसका एवरेज का कैलकुलेशन जो होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में रखा जाता है। अगर HDI का रीडिंग 0.5 से कम है तो इसका मतलब है कि वो अल्प विकसित देश है या वहाँ पर निम्न विकास हुआ है। मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि इसका कैलकुलेशन 0 से 1 के बीच होता है। 0 सबसे बुरी स्थिति को बताता है और 1 सबसे अच्छी स्थिति को बताता है। तो 0.5 से अगर कम इसका कैलकुलेशन आता है, रीडिंग आता है, तो वहाँ पर वो अल्प विकसित देश के लिए होता है, निम्न मानव विकास है। 0.5 से 0.79 तक में मध्यम मानव विकास वाले देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं। और 0.8 से जो ऊपर होता है वो होता है आपका उच्च मानव विकास वाले, यानी कि जो विकसित देश होते हैं। तो इस तरह से HDI में कितना उसको मिल रहा है उस पॉइंट के आधार पर उस देश का विकास की गणना की जा सकती है। यहाँ जो मैंने आपको 0.5 कहा था, वहाँ पर आप 0.49 भी ले सकते हैं निम्न मानव विकास के लिए, और दूसरा स्टेप में आप 0.5 से 0.79 तक जाइए और उसके बाद 0.8 से फिर ऊपर चाहिए। ये 3 आपको स्टेप मिलेंगे या 3 कैटेगरी मिलेगा। इस 3 कैटेगरी में आप विश्व के अलग अलग देशों को बांट सकते हैं और देख सकते हैं कि वो देश किस कैटेगरी में आ रहा है। तो HDI को भी आर्थिक विकास का सूचक मानने के रूप में इसमें भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि HDI का जो प्रमुख 3 सूचक है, ये तीनों सूचक जो है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर एवं आय जो है, ये GDP जो है, जो आय जो है, ये तीनों का संबंध मुख्य रूप से आय से संबंधित है। क्योंकि जिस देश में आय अधिक होगी उसकी जीवन प्रत्याशा भी ऊंची होगी, आय अधिक होगी तो साक्षरता भी अधिक होगी, और आय अधिक होगी तो इनकम तो अधिक होना ही है। तो सिंपल सा बात है कि जिस देश में आय अधिक है तो वहाँ पर HDI ज़्यादा रहता है, और जिस देश में आय कम है वहाँ पर HDI जो है वो कम है। तो इस तरह से ये आर्थिक विकास का सही माप प्रस्तुत नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अनुसार अगर कोई देश पिछड़ा हुआ है जहाँ पर आय का स्तर कम है तो वहाँ पर HDI का रीडिंग कम ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ आर्थिक विकास को सही रूप से जज नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसी देश का जो HDI है, अगर उस देश में बहुत असमानता है तो उसको जानने में ये मदद नहीं करता है, या उस देश की असमानता को कम करने में ये किसी तरह का सहयोग ये नहीं करता है। ये भी इसकी एक कमी है। फिर हम लोग देखते हैं कि HDI में जो सम्मिलित 3 सूचक हैं, केवल इन्हीं 3 सूचकों को हम लोग मानव विकास का सूचक नहीं मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी सूचक इसमें इंक्लूड होने चाहिए, जैसे शिशु मृत्यु दर, पोषण, सामाजिक सूचक। तो ये सारी चीज़ें जो सामाजिक सूचक से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ HDI में जो कमियाँ हैं, इन कमियों को दूर करते हुए और मानव विकास को ध्यान में रखते हुए आगे और दूसरे तरह के सूचकों का निर्माण किया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लैंगिक विकास सूचकांक यानी कि जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको GDI कहते हैं, और इसके बाद मानव गरीबी सूचकांक यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी जानना अलग अलग जानना ज़रूरी है। और ये जो इंडेक्स है, जो आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI जो है, ये अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग देशों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया को सामने रखता है। तो हम लोग यहाँ ये बात करें कि जब भी मानव विकास की बात होगी तो उसमें केवल HDI ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ में GDI और HPI ये तीनों होना चाहिए, तभी जाके ही हम लोग उस देश में मानव विकास के बारे में हम लोग जान पाएंगे। अब हमारे सामने ये प्रश्न है
कि आर्थिक विकास का एक सर्वश्रेष्ठ सूचक किसे मापा गया है, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी आर्थिक विकास से संबंधित सूचकों के बारे में बात की तो सभी सूचकों में कुछ ना कुछ आलोचनाएं की गई है, कुछ ना कुछ कमियां सामने आई हैं। लेकिन इन सारे सूचकों के अंतर्गत अर्थशास्त्रियों की माने तो उन्होंने ज़्यादा महत्व राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को ही दिया है। उनका मानना है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आर्थिक विकास की माप जो है हम लोग राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से कर सकते हैं। अगर विकसित देशों के आर्थिक विकास को जानना है तो ये वहाँ का राष्ट्रीय आय ज़्यादा अच्छा से बता पाएगा, और अगर अल्प विकसित देशों के या पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास के बारे में जानना है तो प्रति व्यक्ति आय वहाँ के लिए बेस्ट होगा। तो इस तरह से जो अर्थशास्त्री लोग हैं ये लोग राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को ही आर्थिक विकास का सही सूचक मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये वीडियो और इससे पहले के जो वीडियो में मैंने बताया था, इन दोनों वीडियो के आधार पर आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आर्थिक विकास की माप हम लोग किन किन सूचकों के माध्यम से और कैसे कैसे कर सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।